नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब भाई। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं संतोष पांडे सीएलसी सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक चयन की क्या भूमिका होती है, क्योंकि इसके पहले हम लोग जो मॉडर्न सिंथेटिक थियरी है इसके 3 फैक्टर का रोल हम लोगों ने देख लिया था। किसका किसका? तो आप कहेंगे कि जीन म्यूटेशन का, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का अर्थात जीनी पुनर्संयोजन का, और तीसरा था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट या जीनी अपवहन का। और जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम लोगों ने दोनों देख लिया था, बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। आज हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक चयन का क्या महत्व होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन। ठीक है ना। तो आइए, नेचुरल सिलेक्शन क्या है और कितने प्रकार का होता है ये तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। आज हम केवल इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक चयन की भूमिका क्या होती है उद्विकास की प्रक्रिया के लिए। तो आइए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक समष्टि है, तो इस समष्टि में आप देखिए 2 तरह के एलील के आधार पर 2 तरह के जीवधारियों को दिखाया गया है, जो कि रेड कलर और ब्लैक कलर के रूप में मैंने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश किया है। तो ब्लैक वालों की संख्या मैंने 10 रखा है, रेड वालों की संख्या मैंने 4 रखा है, और इस बेसिस पर यहाँ का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो अनुपात क्या हो जाएगा जी? ये अनुपात हो जाएगा 5:2 अर्थात 5:2। तो इस तरह से होगा। अब देखिए कि यहाँ अगर हम कहें कि यह समष्टि, इस समष्टि में किस तरह के जीवधारियों की अधिकता है, रेड वालों की अधिकता है या ब्लैक वालों की अधिकता है, तो आप कहेंगे कि ब्लैक वालों की अधिकता है। अर्थात उपस्थित परिस्थितियों के लिए यहां पर ब्लैक कलर के जीवधारियों का प्राकृतिक चयन आपको दिख रहा है, क्योंकि ब्लैक कलर के जीवधारी समष्टि में अधिक सफलतापूर्वक स्थापित होते हुए यहां हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2 तरह के एलील हैं और 2 तरह के एलील के कारण इनके 2 तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक और रेड। इसीलिए हम कहेंगे कि इस समष्टि में 2 अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित हो पाने की क्षमता उपस्थित है। अभी की परिस्थितियों के लिए काला रंग अधिक अच्छा साबित हो रहा है, तो काले रंग वाले जीवधारियों की संख्या यहाँ समष्टि में बढ़ रही है, अर्थात काले जीवधारियों का प्राकृतिक चयन हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि वातावरणीय परिस्थितियों के बदलने पर कई पीढ़ियों के पश्चात क्या होगा, उसको आप देखिए। तो कई पीढ़ियों के पश्चात अचानक आप देख रहे हैं यहाँ पर कि धीरे धीरे ये जो रेड कलर के जीवधारी हैं समष्टि में इनकी अधिकता दिखाई दे रही है, जबकि ब्लैक वाले जीवधारी अब यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पर कम सफल साबित हो रहे हैं। तो दूसरे तरह के एलील से उत्पन्न लक्षण यहाँ पर लाभदायक साबित हो गया। इसीलिए यहाँ हम देख पाएंगे कि ये रेड कलर के जीवधारी की संख्या लगातार बढ़ रही है, अर्थात इनका प्राकृतिक चयन होने लगा। ऐसा भी हो सकता है कि कई पीढ़ियों के पश्चात ब्लैक कलर वाले पूरी तरह से समाप्त हो जाएं और केवल रेड कलर के जीवधारी ही यहाँ पर बच पाएं। ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। और यकीन मानिए कि अगर ऐसा हुआ तो अब समष्टि में केवल एक ही तरह के एलील बचे हुए हैं, जिनके कारण से जीवधारियों का रंग लाल रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पर अब देखिए कि ऐसा हो जाने पर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि केवल एक प्रकार के एलील से युक्त समष्टि। अब इसमें क्या होगा कि केवल एक प्रकार की परिस्थिति के लिए अनुकूलनशीलता से युक्त समष्टि, अर्थात इस समष्टि में अब केवल एक प्रकार की जो अभी परिस्थिति है उसके लिए यह समष्टि अनुकूलित है और उसी के लिए इस समष्टि में अनुकूलनशीलता बची हुई है। अगर परिस्थिति एक बार फिर से पहले जैसी हो जाए तो ब्लैक जीवधारी तो उसमें बचे ही नहीं है, इसीलिए लाल रंग के जीवधारी धीरे 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 नष्ट होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एलील की संख्या कम हो गई है, जीनी विविधता में कमी आ गई है, किसी एक प्रकार का एलील का नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। इसीलिए इस समष्टि की अनुकूलन जो
उपस्थित परिस्थिति के लिए अधिक अनुकूलित है, सही है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित हो पाने की जो क्षमता थी इसकी, उसमें कमी आ गई है। क्लियर है? अब आप देखिए, इसी चीज को मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है ताकि आप लोग लिख लें। कैसे? इसके द्वारा समष्टि में लाभदायक विभिन्नता को अनुकूलन के रूप में स्थापित किया जाता है। बिल्कुल साहब, यहाँ पर लाभदायक विभिन्नता ब्लैक कलर है, तो वो ब्लैक कलर अनुकूलन के रूप में यहाँ पर स्थापित है। दूसरा वाला कलर वाले जीवधारी संघर्ष कर रहे हैं। आगे परिस्थिति के बदलने पर ध्यान दें। इसके द्वारा उपस्थित परिस्थितियों के लिए अधिक अनुकूलित जीवधारियों का चयन किया जाता है। बिल्कुल, जो अधिक अनुकूलित होगा या जो अधिक फिट होगा, ठीक है ना, या अधिक अनुकूलित की जगह पर अधिक सक्षम, इसको भी मैं कह रहा हूं अधिक सक्षम, ये भी आप लिख सकते हैं, जीवधारियों का चयन किया जाता है। ठीक है। अब प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप आने वाली पीढ़ियों की जीनी विविधता में कमी आ सकती है। याद रखिए, आ सकती है, आ जाएगी ऐसा कोई निश्चित शर्त नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाला एग्जाम्पल था, औद्योगिक कृष्णता वाला एग्जाम्पल था, वहाँ आपने देखा होगा कि पहले सफ़ेद रंग के जीवधारियों का, सफ़ेद रंग के शलभों का प्राकृतिक चयन हो रहा था, लेकिन औद्योगिक प्रदूषण बढ़ने के बाद वृक्षों के तने काले पड़ने लगे और लाइकेन पॉपुलेशन घट गई। इसीलिए काले रंग के शलभ अधिक सफलतापूर्वक वहाँ पर स्थापित हो पाए और काले रंग के शलभों का प्राकृतिक चयन होने लगा। लेकिन इसके आगे की घटना मैं आपको नहीं बताया हूँ, आज बता देता हूँ। बाद में क्या हुआ कि इंग्लैंड में देखा गया कि वातावरणीय प्रदूषण बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसीलिए वहाँ की उद्योगों को कहा गया कि आप कोयला जलाना बंद कर दीजिए और कोयले के स्थान पर ऊर्जा के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करिए। ठीक है ना? तो विद्युत का उपयोग जब वहाँ पर होने लगा उद्योगों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में, तब वहाँ पर वातावरणीय प्रदूषण में फिर से कमी आई और फिर से परिस्थितियाँ पहले के जैसी होने लगी। इसीलिए काले रंग के शलभ बाद में फिर कम होने लगे थे, सफ़ेद रंग के फिर एक बार फिर से वापस ठीक ठाक संख्या में दिखाई देने लगे थे। इसीलिए एनसीईआरटी में देखा होगा आपने, नीचे लिखा हुआ है कि दोनों में से कोई भी प्रारूप का पूर्ण सफाया नहीं हो पाया था। ये चीज़ लिखा हुआ था, इसीलिए लिखा था। तो आप ध्यान दें, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। तो आप ध्यान दें कि ऐसा होने पर ध्यान दें कमी आ सकती है। अतः ऐसा होने पर आने वाली समष्टि उपस्थित परिस्थितियों के लिए तो अधिक अनुकूलित होगी, परंतु उस समष्टि की अनुकूलनशीलता में कमी आ जाती है। अर्थात अब यह पहले जैसी परिस्थिति के लिए अनुकूलित हो पाने की क्षमता इसमें नहीं बची। तो ये कुछ फैक्ट हैं और ये नेचुरल सिलेक्शन के कारण होने वाला उद्विकास में होने वाली भूमिका है नेचुरल सिलेक्शन की। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को बच्चों अच्छे से समझ सकते हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लास्ट में एक पॉइंट और बचता है जो मेन फैक्टर थे उसमें से, और वो क्या है? जीनी गमन या जीनी प्रवाह। आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना? तो अब हम लोग देखेंगे कि जीनी गमन या जीनी प्रवाह से रिलेटेड बातें। आइए इसे एक बार साफ कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं बोर्ड को, फिर आगे देखते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, आप देखिए, जीनी प्रवाह, जीनी गमन या जीनी प्रवाह। इसे आप कहते हैं जीन माइग्रेशन और जेनेटिक
या जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। तो ये कहानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे कि जीनी गमन या जीनी प्रवाह क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कोशिश करिए समझने की। जैसे मान लीजिए एक समष्टि है और एक दूसरी समष्टि है। जी हाँ, ध्यान देंगे, एक समष्टि ये है और एक समष्टि वो है, दूसरी समष्टि है। सपोज करिए और यहाँ पर हम लोग बात करें यहाँ पर मैं इसका नंबर भी लिख लेता हूँ, रेड 8, और यहाँ पर रेशियो की बात हो जाएगी तो आप देखेंगे ये रेशियो अगर हम देखेंगे कि क्या है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि रेशियो है 12 और 8 का रेशियो निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 3:2। ये रेशियो हो जाएगा। तो आप देखेंगे कब, तो आप कहेंगे जीन गमन से पहले ऐसा रेशियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर इसी के साथ साथ हम लोग देखें कि कहानी क्या बन रही है कि मान लीजिए कि एक और समष्टि है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें आप देखिए ये है ब्लैक कितना, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएंगे 9। और यहाँ पर अगर हम बात करें रेड की तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा, आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। अब मैं बात करूं कि अगर यहाँ पर रेशियो क्या है, तो ये रेशियो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें 3:2। सेम रेशियो यहाँ पर भी है, लेकिन हम बात करेंगे कि समष्टि का आकार कहाँ पर बड़ा है, समष्टि का आकार यहाँ पर बड़ा है और समष्टि का आकार यहाँ पर छोटा है। क्लियर, ये चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब जरा सोचिए कि इस समष्टि का एक हिस्सा, कह लीजिए कि यहाँ के कुछ जीवधारी दूसरी समष्टि में चले जाते हैं। मान लीजिए कि ये जीवधारी, सपोज करिए कि समष्टि की ये जीवधारी दूसरी समष्टि में ट्रांसफर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, बात करेंगे समष्टि के कुछ जीवधारियों का दूसरी समष्टि की ओर जाना। दूसरी समष्टि
में चले जाना। अब ये अगर ऐसा संभव हो गया, अगर ऐसा हो गया तो अर्थात इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे जीन गमन। चलिए ठीक है। तो समष्टि में जो जीवधारी आ रहे हैं, इनकी बात अगर मैं करूं तो समष्टि में जो जीवधारी आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, आप देखिए कि ये जीवधारी यहां पर देखिए रेड आए 4 और ब्लैक आए 2। तो यहां पर आप देखेंगे ब्लैक आ जाएंगे 2 और रेड को हमें दिखाना होगा इस तरह से 4। तो जो जीवधारी समष्टि से जाते हैं, इन जीवधारियों को कहा जाता है इमाइग्रेंट्स, और जो जीवधारी समष्टि में आते हैं, इन जीवधारियों को कहा जाता है इमिग्रेंट्स। इस तरह से, और इसको कहते हैं जाने वाला और इसे कहते हैं आने वाला, आगंतुक। ठीक है ना। तो अब देखिए कि इस जीन माइग्रेशन के बाद में रेशियो क्या हो जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि अब जीन माइग्रेशन के बाद अगर हम देखें तो आप कहेंगे रेशियो आफ्टर जीन माइग्रेशन। तो रेशियो क्या हो जाएगा, अब हमें ये गिनना पड़ेगा। रेड वाले क्या होंगे, देखिए ब्लैक वाले क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ब्लैक वाले हो गए। और रेड वाले कितने बचे, 3, 1 2 3। तो ये हो जाएगा, ध्यान दें 10:3। ये जीन माइग्रेशन के बाद का रेशियो ये हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर हम देखें कि यहां का जो रेशियो होगा तो आप कहेंगे आफ्टर जीन माइग्रेशन रेशियो क्या होने वाला है। तो यहां पर आप देखिए इन ब्लैक में 9 में कितने जुड़ गए, 2, 11 हो गया। और इन 6 में कितने जुड़ गए, 10। तो यहां पर आप देखेंगे ये हो जाएगा यहां पर 11:10, ये रेशियो हो जाएगा। अब जरा सा आप देखिए कि ध्यान दें ये 10:3 का है रेशियो और यहां पर 11:10 का रेशियो हो जाएगा। तो आप देखिए कि लगभग हम कहेंगे कि ये बराबर सा होने लगा है, दोनों तरह के जीवधारी बराबर हैं। जबकि पहले क्या थे, दोनों जगह का रेशियो सेम था, लेकिन अब दोनों तरह के जीवधारी लगभग बराबर से होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे कि बड़ा परिवर्तन अगर देखेंगे रेशियो में, बड़ा चेंज कहां से कहां आया, 3:2 से 10:3 हो जाना बड़ा चेंज है। और या यहां पर हम कहेंगे कि 3:2 से 11:10 हो जाना बड़ा परिवर्तन है। तो आप कहेंगे ये अधिक बड़ा परिवर्तन होगा। क्लियर। अब सवाल उठता है कि यहां पर हम लोग देखें कि क्या कंडीशन होगी, जीन गमन में हमें क्या लिखना है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो आप देखेंगे समष्टि से कुछ सदस्यों की दूसरी समष्टि में जाने से इनके एलील भी दूसरी समष्टि में पहुंचते हैं। दूसरी समष्टि में पहुंचते हैं। अतः इस प्रक्रिया को
इस प्रक्रिया को जीन गमन या जीन माइग्रेशन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि फिर जीन फ्लो या जीनी प्रवाह क्या होता है। तो ध्यान दें, जब यह प्रक्रिया जीन गमन की प्रक्रिया बार बार एक समष्टि से दूसरे समष्टि की ओर होती रहती है, तब इसे जीनी प्रवाह या जीन फ्लो कहते हैं। तथा यदि ऐसा एक से दूसरी समष्टि की ओर बार बार होता है, तो इसे जीनी प्रवाह या जीन फ्लो कहते हैं। ये हो गया। अब इसकी भूमिका क्या होगी? इससे दोनों समष्टियों की जो एलीली आवृत्ति है या एलीली बारंबारता है या जीनी बारंबारता है वो प्रभावित हो सकती है। तो आप देखेंगे इससे दोनों संबंधित समष्टियों की एलीली बारंबारता प्रभावित हो सकती है। जी हाँ, बारंबारता प्रभावित हो सकती है। लेकिन यहां पर आप ध्यान देंगे, ऐसा प्रभावित हो सकती है, लेकिन यहां पर आप देखें कि क्या कंडीशन होगी। अगर ऐसा हुआ, ध्यान दें, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा उसको समझिए जरा सा। तो सिंपली यहां पर आप देखेंगे तो ध्यान दें, सवाल उठता है कि कौन सी समष्टि की एलीली बारंबारता अधिक प्रभावित होगी, बड़ी समष्टि की या छोटी समष्टि की। तो आप कहेंगे निश्चित रूप से छोटी समष्टि की एलीली आवृत्ति पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, प्रभावित हो सकती है। परंतु यह प्रभाव छोटी समष्टि पर अधिक होता है। ये कहानी हो, जिस समष्टि का आकार छोटा होगा उस समष्टि पर यह प्रभाव अधिक होने की संभावना होती है। तो इस तरह से बच्चों आपने यहाँ पर कर लिया है इसको जीनी गमन या जीनी प्रवाह को, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने जो पांचों महत्वपूर्ण कारक थे उनकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। अब इसी के साथ हम आगे देखेंगे, कुछ सहायक कारकों के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कहानी बन रही है, उसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखें कि अब जो सहायक कारक थे, उद्विकास के लिए सहायक कारक थे, उनकी बात करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे अर्थात हम बात करेंगे एसेसरी फैक्टर्स। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये कौन कौन से हैं आप जानते हैं, ये हैं दो। एक तो होता है, ध्यान दें मैंने बताया है आपको, प्रजनन पृथक्करण और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि ये होता है संकरण, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट हैं जिन्हें हमको डिस्कस करना है, क्लियर। आइए देखते हैं कि प्रजनन पृथक्करण क्या होता है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, रुकिए। कभी आपने ये सोचा है कि चिंपैंजी एक स्पीसीज है और गोरिल्ला दूसरी स्पीसीज है, तो ये दोनों जातियां हमेशा एक दूसरे से अलग दिखाई देती हैं। क्या इन दोनों के सदस्य आपस में प्रजनन कर पाते हैं? एक गोरिल्ला एक चिंपैंजी के साथ प्रजनन कर ले, क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। और ध्यान दें, तो इन दोनों के बीच में प्रजनन का न हो पाना प्रजनन पृथक्करण कहलाता है या प्रजनन अलगाव कहलाता है। अब सवाल उठता है कि ये प्रजनन अलगाव उद्विकास में कैसे सहायक है? तो ये प्रजनन अलगाव उद्विकास में इसलिए सहायक है क्योंकि इसी के कारण गोरिल्ला का जो जीन पूल है वो अलग रहता है और चिंपैंजी का जीन पूल अलग रहता है। दोनों के जीन्स या दोनों के एलील्स आपस में मिक्स नहीं हो पाते। जरा सोचिए कि अगर एक मेल गोरिल्ला है और फीमेल चिंपैंजी है, दोनों के बीच प्रजनन होने लगे तो गोरिल्ला और चिंपैंजी दोनों जातियां आपस में प्रजनन करने लगेंगी और इनकी आने वाली पीढ़ियों में दोनों के एलील्स मिक्स होने लगेंगे और सैकड़ों जनरेशन, हजारों जनरेशन के बाद, हजारों पीढ़ियों के बाद ऐसा होगा कि केवल एक जाति बचेगी जिसमें गोरिल्ला और चिंपैंजी दोनों के लक्षण रहेंगे। और ये जो जातियां जो अलग अलग आज दिखाई देती हैं, ये जातियां समाप्त हो जाएंगी और आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के बाद, हजारों पीढ़ियों के बाद केवल एक जाति बचेगी जो न तो पूरी तरह से गोरिल्ला होगी न पूरी तरह से चिंपैंजी होगी। और अगर मैं ये थोड़ा सा इस चीज़ को और आगे बढ़ाऊं और कहूं कि अगर गोरिल्ला और चिंपैंजी, ओरेंग उटेन और गिब्बन, कपियों की ये चारों जातियां आपस में रिप्रोडक्शन करने लगें तो क्या होगा? हजारों जनरेशन के बाद फिर एक ही जाति बचेगी और क्या है कि फिर ये जातियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो नतीजा क्या निकला? चार जातियां मिलकर के एक जाति हो गई। तो ये उद्विकास हुआ या उद्विकास उल्टी दिशा में चल गया? तो आप कहेंगे ये तो सर उद्विकास का उलट जाना हुआ, उल्टी दिशा में चल जाना। क्यों? क्योंकि उद्विकास का वास्तविक अर्थ ये होता है कि एक जात से कई अन्य जातियों का उद्विकास और कई जातियों से एक जाति बन जाना, ये असल में उद्विकास नहीं बल्कि उद्विकास का अपोजिट कंडीशन कह लिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये प्रक्रिया ध्यान दें, तो गोरिल्ला और चिंपैंजी दोनों के जीन पूल अलग रहते हैं, दोनों के जीन पूल की उद्विकासीय दिशा अलग बन रही है, एक किसी और दिशा में, दूसरी किसी और दिशा में इवॉल्व हो रही है। ये क्यों संभव है? ये संभव है प्रजनन पृथक्करण के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। हम इसे बात करते हैं, बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन।
ये कहानी होती है प्रजनन पृथक्करण की। तो आप समझ गए होंगे शायद कि प्रजनन पृथक्करण का रोल क्या है। जो अब तक मैंने बताया है उसको पर ध्यान रखेंगे, उस पर फोकस रखेंगे तो आराम से ये चीज़ समझ लाएंगे। तो ध्यान देंगे, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको डिफाइन करेंगे पहले। तो आप देखेंगे 2 या 2 से अधिक निकट संबंधी जातियों के बीच प्रजनन को रोके जाने की प्रक्रिया को प्रजनन पृथक्करण कहते हैं। इस तरह से प्रजनन पृथक्करण कहते हैं, समझ रहे हैं ना। अब सवाल ये उठता है कि इससे लाभ क्या होता है, तो आप कहेंगे इसकी या इसके द्वारा दो जातियों की जीन पूल। अब आप कहेंगे सर जीन पूल क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं। जैसे मनुष्य जाति है, ठीक है ना, तो मनुष्य जात की मान लीजिए हम लोग इंडियन है सपोज करिए, तो इंडियन सभी इंडियन की मिला करके एक समष्टि बन गई। इस समष्टि के सभी सदस्यों के सभी जीन के सभी एलील को आप इकट्ठा कर लीजिए, तो उस कलेक्शन को जीन पूल कहा जाएगा। अर्थात किसी समष्टि के सभी सदस्यों के सभी जीन के सभी जीन रूपों अर्थात एलील्स का कलेक्शन या एकत्रण जीन पूल कहलाता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे दो जातियों के जीन पूल को एक दूसरे से अलग रखा जाता है, जिससे इनका विशिष्ट अस्तित्व व विशिष्ट उद्विकासीय दिशा बनी रहती है, जो किसी अन्य जात की उद्विकासीय दिशा से अलग होती है। किसी भी अन्य जाति की उद्विकासीय दिशा से भिन्न होती है। ये कहानी हो गई। तो ये इसका महत्व हो गया, या यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ महत्व। तो ये हो गया ना, तो ये चीज हो जाएगा आइसोलेशन। अब सवाल उठता है कि वो कौन सी विधियां हैं जो
इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं, ठीक है ना। तो आप देखें, यहाँ पर देखेंगे, उनकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो पृथक्करण के प्रकार, या इसकी विधियां। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे मेथड्स ऑफ आइसोलेशन और आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखनी होगी। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी मेथड्स होंगी या क्या विधियाँ होंगी जिनकी सहायता से आइसोलेशन हो पाता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखें, ध्यान दीजिए, ये जो भी विधियां हैं इन्हें दो अलग अलग समूहों में बांटा गया है और इन दोनों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। एक तो वो होती हैं पूर्व युग्मनजीय विधियां, यहाँ ध्यान दें, पूर्व युग्मनजीय पृथक्करण, या इसको आप कहेंगे कि प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन, और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे क्या, पश्च युग्मनजीय पृथक्करण, या इसे कहते हैं पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। अब सवाल उठता है कि ये क्या है, तो इसके लिए सिंपली हम लोगों को दो लाइन लिखना होगा यहाँ पर। कोई ऐसी विधि जो दो जातियों के बीच जाइगोट बनने से पहले प्रजनन को रोक रही हो तो उसे पूर्व युग्मनजीय पृथक्करण कहेंगे। और अगर दोनों जातियों के बीच निकटता बहुत अधिक है, बहुत अधिक निकट हैं दोनों जातियां, और उनके बीच में किसी तरह से जाइगोट निर्माण हो जाता है और जाइगोट निर्माण के बाद प्रजनन किसी कारण से विफल होता है, तो इसको कहा जाएगा पश्च युग्मनजीय पृथक्करण। तो इसमें आप देखेंगे हम बात करेंगे यहाँ पर दो जातियों के बीच, ध्यान दीजिएगा, दो जातियों के बीच जाइगोट बनने से पूर्व प्रजनन को रोका जाना, या इससे संबंधित विधियां। अब सवाल उठता है कि ये कौन कौन सी मेथड हैं, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल में मैं इंग्लिश में यहां लिख देता हूं, बाद में इनको हिंदी में भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे
इकोलॉजिकल, या हिंदी में ही लिख देते हैं, आपको याद होगा, ध्यान दें, ये हो जाएगा पारिस्थितिकी पृथक्करण। और इसके बाद में आप देखेंगे आवधिक पृथक्करण, या इसे कहते हैं सीजनल आइसोलेशन। आवधिक अर्थात सीजन की बेसिस पर आइसोलेशन, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट व्यवहारिक, व्यावहारिक पृथक्करण। फिर इसके बाद में आप देखेंगे यांत्रिक पृथक्करण। और लास्ट में यहाँ पर एक और बात हो जाएगा, क्या, युग्मकीय पृथक्करण। ये 5 अलग अलग पृथक्करण की विधियां हो जाएंगी, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 जातियों के, या हम बात करें 2 अत्यंत निकट संबंधी जातियों के बीच प्रजनन को रोका जाना, या इससे संबंधित विधियां। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर 3 तरह से ये हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल, संकर में जीवन अक्षमता, संकर अप्रजायता, और यहाँ पर आप देखेंगे संकर खंडन, यहाँ पर देखेंगे या F2 खंडन। अब ये जो विधियां हैं इनको मैंने लिस्ट करवा दिया है, इनकी लिस्टिंग आप कर लीजिए। तो अगले समय भी हो चला है, अगले लेक्चर में इनसे संबंधित बातों को हम लोग डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर की कहानी बस यहीं तक लेते हैं। इसके आगे अगले लेक्चर में एक बार फिर से आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी, वहाँ पर इन मेथड्स को समझाएंगे। क्लियर है ना? तो ठीक है, दीजिए मुझे इजाज़त इसी के साथ। जय हिंद, जय CLC।